मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रेखा और कोण जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट कर रखा था। तो मैंने लगभग जो रेखा एवं कोण का जो बेसिक होता है वो सारा मैंने लगभग आपको बता दिया है। कुछ थ्योरम है वो बच गई है, तो वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो टाइम न गवाते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। हमारा टॉपिक था रेखा एवं कोण। तो देखो कुछ जो चीज़ें बच गई है वो देखो। जैसे मान लो जैसे ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ठीक है, ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है और इस प्रकार एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये मान लो एक दूसरी तिर्यक रेखा इसे इस प्रकार काट रही है। तो जब दो समांतर रेखा जाए और उसे दो तिर्यक रेखा जब भी काटे, तो मान लो एक ये तीसरी तिर्यक रेखा मैं इसके मध्य खींच दूं, एक ये ये तीसरी समांतर रेखा है। ये तीनों अगर समांतर रेखा है तो कहने का मतलब है कि जो इनके बीच में जो अनुपात होगा वही अनुपात इन रेखाओं के बीच में होगा। जैसे मान लो यहाँ मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। ये है कहने का मतलब है, अगर कोई तीन समांतर रेखा जा रही है और उसे दो तिर्यक रेखा अगर काट रही है, तो जो इनके बीच में जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच में होगा। कहने का मतलब क्या है? ये मान लो L है, ये M है, ये N है। कहने का मतलब है L समांतर M समांतर N। ये कंडीशन तो हमारे पास है। अगर ऐसी कंडीशन होने पर क्या होता है कि AB मान लो इसे दे दो P रेटियो, छोड़ो ऐसे ही कर लो। जैसे AB अनुपात BC बराबर होगा DE अनुपात EF। ये दोनों अनुपात क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी AB बटा BC बराबर होगा DE बटा EF। ये दोनों रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। यानी अगर ये तीनों रेखाएं समांतर है तो ये जो जिस रेशियो में काटती है उसी रेशियो में ये भी काटेगी। ये एक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर एक थेल्स प्रीमे पढ़ाऊंगा। वह थेल्स प्रीमे भी इसी थ्योरम पर आधारित है। तो ये थ्योरम इस प्रकार है, इस थ्योरम को नोट करो। इसी थ्योरम पर मैं एक बात और बताऊंगा। अब ध्यान से सुनो। अब क्या है, अब मैं कुछ ये तो आपको पता रखना है कि इसका जो रेशियो होगा वह इसके रेशियो के बराबर होगा। मान लो ये जो रेशियो है, यही चीज़ मैं इसको ऐसे लिख दूँ। जैसे मान लो H रेशियो F ये किसके बराबर हो गया? I रेशियो J के इक्वल हो गया। मान लो ये H है और आगे रेशियो है और ये F है और ये I है, आगे रेशियो है और ये J है। देखो दोस्तों, ये H रेशियो F में कट रहा है, ये I रेशियो J में कट रहा है, तो ये हमेशा H रेशियो F I रेशियो J के इक्वल होगा। अब याद रख लेना, मान लो ये P है, ये Z है और ये Q है। कहीं कहीं इसकी एडी की अगर लंबाई दे दे P, एडी की लंबाई अगर P दे दे और इसकी लंबाई अगर Z दे दे और
इनकी लंबाई अगर क्यों दे दें, कहने का मतलब है ऊपर वाली पी की आपको क्वेश्चन के अंदर लेंथ दे दी जाएगी और क्यू की भी लेंथ दे दी जाएगी, पी की भी लेंथ दे दी जाएगी और जेड की जब भी लेंथ पूछे तो आपको क्या करना है, पी को इस वाले से इंटू कर देना है और क्यू को इस वाले से इंटू कर देना है। पी को इस वाले से इंटू कर देना है, क्यू को इस वाले से इंटू कर देना है। यानी अगर जेड का मान निकालना है, यदि जेड का मान निकालना है तो पी एफ प्लस पी एफ प्लस क्यू एच पी एफ प्लस क्यू एच बटा इन दोनों को जोड़ दो, एफ प्लस एच को जोड़ दो, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा z का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम z की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वह बची हुई, एक दो चीज़ें और बची हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और ये इसको एक बार नोट करो। अब देखो दोस्त, ये हमारा मैंने जो पीछे एक थ्योरम बताई है उस पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर ए से लेकर बी तक की लेंथ 20 दी गई है, बी से लेकर सी तक की लेंथ 44 दी गई है, सी से लेकर डी तक की लेंथ 32 दी गई है और यहाँ ई से लेकर एच तक की जो लेंथ है वह 84 दी गई है। अब ध्यान से सुनो, ये और पूछा क्या गया है, ई एफ की लेंथ हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से सुनो, ये कैसे करेंगे। मैंने पीछे एक बात बताई थी, जो इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 20 रेशियो 44 और रेशियो 32, ये हम अगर रेशियो में लिखें, ये तो उसकी लेंथ है, अगर रेशियो में लिखें तो इनमें 4 का भाग जाता है तो यह हो जाएगा 5 रेशियो 11 रेशियो 8। ये हमारा रेशियो आ गया तीनों का, यानी 5 रेशियो 11 रेशियो 8 ये हमारा रेशियो आ गया है। अब ध्यान से देखो, 5 और 11 16 और 8 कितने होते हैं, 24, यानी 24, यानी जो पीछे ये सारा रेशियो अगर योग किया जाए तो 24 आता है, यानी वह 24 की वैल्यू इस 84 के इक्वल है। यानी अगर 84 24 के इक्वल है, हमें निकालना किसका मान है, ई एफ का मान निकालना है। ई एफ मतलब हमें 5 का मान निकालना है, तो इंटू कर दिया 5। अब ध्यान से सुनो, 84 और 24 को काट दो, ये कितनी बार गया, 35/2 बराबर 17.5। ये हमारा आंसर है। यानी 84/24, 12 से काट दो, 7 में 5, 35/2 17.5 EF की लंबाई आ गया है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन होंगे, इसे नोट करो। ये देखो दोस्तों, उसी थ्योरम के ऊपर ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है 42, यहाँ 24, इसकी 36 दे दी, इसकी वापस 42 दे दी, और यहाँ I से लेकर L तक की जो लेंथ है उसको 188 दे दिया है। और हमको पूछा है CD, EF और IK की इन तीनों का योग पूछा है। तो ये इसको हम हैंडल कैसे करें, तो ध्यान से सुनो एक बात।
ये तो आपको इतना तो पता है कि जो इन तीनों का रेशियो होगा वही इन तीनों का रेशियो होगा और वही इन तीनों का रेशियो होगा। इन दो रेशियो को ध्यान से देखो। जैसे ये रेशियो हमारे है कि 42 रेशियो 24 और दूसरे जो रेशियो है वह इसके नीचे लिख लो 36 रेशियो 42। अब ध्यान से सुनो, ये 24 है, ये 36 है, यहाँ 24 यहाँ 36, लेकिन दोनों चीज़ें समान हैं, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। जिसे पहले तो थोड़ा इसको सरल कर लिया जाए। जैसे ये 6:7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:7 और ये हो जाएगा ये 4:7 हो जाएगा, ये 4:7 हो जाएगा। ये हमारे सरल रेशियो आ गए, ये हमारे क्या आ गए? सरल रेशियो आ गए। ध्यान से सुनो, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, वैसे इसको इंटू करके निकाल सकते हैं, इसको इंटू कर दो। आप अगर थोड़ा सा भी रेशियो टॉपिक पढ़ा है तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, इन दोनों को इंटू करो, कितने आए? 28। ठीक है, अनुपात इन दोनों को इंटू करो, 12 24 और इन दोनों को इंटू करो, 35 और 7 42। तो ये हमारा रेशियो आ गया। रेशियो को अगर काटें तो 14 12 और 21, ये हमारा सरल रेशियो आ गया। यानी इन तीनों का ये हमारा सरल रेशियो आ गया। ये बात कुछ को समझ में नहीं आई होगी। इसको इससे इंटू करना है, फिर इसको इससे इंटू करना है, फिर इसको इससे इंटू करें तो इन तीनों का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है। पूरे की लंबाई हमारे पास कितनी दी गई है दोस्त? 188, लेकिन यहाँ कितनी है? 20 30 40 40 और 44 45 46 और 47। यानी 188 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 47 है। कितनी है? 47 है। तो ये किससे जाता है क्या? ध्यान से सुनो, ये 47 को 4 से इंटू करके देखो। जैसे मैंने 47 से अगर 4 को इंटू किया तो ये हो गए 28 और 16 और 2 कितने होते? 18। हाँ सही है, ये 4 बार गया, यानी ये 4 आ चुका है। यानी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4 आ गई है। अब ध्यान से सुनो, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4 आ गई है। हमें किसकी लंबाई चाहिए? हमें किसकी लंबाई चाहिए? सीढ़ी की। हमें किसकी लंबाई चाहिए? सीढ़ी की हमें लंबाई चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनो, 21 12 24 ये हमारा साधारण रेशियो है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ 21 का 42 हो रहा है, 12 का 24 हो रहा है, मतलब इन चीज़ों का यहाँ दोगुना हो रहा है। ध्यान से सुनो, इन चीज़ों का यहाँ पर दोगुना हो रहा है। 21 का 42 हो गया, 12 का 24 हो गया, तो 14 का 28 हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 मिनट, सॉरी। 14 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई दोस्त? 28 आ गई। अब ध्यान से सुनो, यहाँ 36 दिया गया है, यहाँ 42 दिया गया है। एक बात को ध्यान से गौर करो, यहाँ 14 का कितने गुना हो रहा है? 14 का 4 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 14 का यहाँ 3 गुना हो रहा है, 12 का यहाँ 3 गुना हो रहा है। यानी जो बीचे वाली लाइन है इसमें इन रेशियो का कितने गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। यहाँ 14 है तो इसका 3 गुना 42 हो गया, 12 का 3 गुना 36 हो गया, तो 21 का भी 3 गुना हो जाएगा। तो 21 का 3 गुना कितना होता है? और वह हमारी 21 की लंबाई होगी, EF की लंबाई होगी। यानी 21 का 3 गुना कर दो,
21 का 3 गुना कितना होता है? 63 होता है। तो 63 क्या आ गया? EF की लंबाई आ गया। अब एक और बच गई है JK। JK की लंबाई बताओ। एक और क्या बच गई है? JK की हमें JK की लंबाई निकालनी है। तो अब ध्यान से सुनो, JK की लंबाई कैसे निकालें। जैसे ये तो पूरी कितनी थी? 188 थी। पूरी कितनी थी? 188 थी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बताया था कि 188 बटा 47 कितना आया था? 4। यानी एक की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमें निकालनी कौन सी है? 20 वाली, 12 की वैल्यू। 12 को 4 से इंटू कर दो, कितने आ गया? 48। तो औरों भी समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से सुनो। आई से लेकर एल तक की जो लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है? 188 दी गई है। अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो इन तीनों की कितनी है योग? इन तीनों का योग कितना है? 47। लेकिन यहाँ हमें 47 न देके 188 दिया गया है। तो 188 की वैल्यू अगर 47 है तो एक की वैल्यू 4 होगी। इसकी लंबाई यहाँ कितनी है? 12। तो 12 का कितना गुना हो गया? 4 गुना। 4 गुना कितना हो गया? 48। इन तीनों को जोड़ दो तो हमारे पास सर आंसर आ जाएगा। जैसे 28 प्लस 63 प्लस 48, इन तीनों को जोड़ दो, 40, 100, 120 और 130 और 139, 139। ये हमारा क्या आ गया दोस्त? आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया दोस्त? आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको किसी भी सवाल को हल करना है। आगे देखो, इसी आपने उतार लिया होगा दोस्त। अब देखिए, एक अजीब कॉन्सेप्ट भी आता है, वो एक और है, वो भी करवा देता हूँ। वो क्यों पीछे छुड़े। तो देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है और ये इस प्रकार से इधर इस प्रकार से दो रेखाएं काट रही है, इस प्रकार से दो रेखाएं काट रही है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। ये क्या है? गामा। यानी ये कौन है? अल्फा, ये कौन है? बीटा, और ये कौन है? गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा का योग बताओ। तो मेरे दोस्त, इसको आपको याद करना है, इस डायग्राम को, और ये भी याद करना है कि इनका जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है। ये भी याद करना है कि इनका योग 360 डिग्री होता है। ध्यान से सुनो कैसे होता है, ध्यान से सुनो कैसे होता है, ध्यान से सुनो कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच दी, मैंने इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा खींच दी, मैंने इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा खींच दी, इसके और इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दी। ये अगर एल्फा है तो ये कोण 180 माइनस एल्फा होगा। ये कोण अगर एल्फा है तो ये कोण 180 माइनस एल्फा होगा। ये कोण अगर बीटा है तो ये कोण 180 माइनस बीटा होगा। ये आपको पता है। यानी 180 माइनस एल्फा, 180 माइनस
ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों का योग की बात करें तो 180 होता है, इन दोनों के योग की बात करें तो भी 180 होता है। 180 180 दोस्त कितने हो गए? 360। 180 180 दोस्त कितने हो गए? 360। अब ध्यान से सुनो, इसे मिटा दो। 180 180 दोनों कितने हो गए दोस्त? 360। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कोण 360 माइनस एल्फा माइनस बीटा, यानी अगर 360 में से एल्फा को घटा दें, बीटा को घटा दें, तो ये कोण आ जाएगा 360 माइनस एल्फा और माइनस बीटा। अब ध्यान से सुनिए, ये कोण अगर 360 माइनस एल्फा माइनस बीटा है तो ये कोण कितना होगा? तो ये कोण कितना होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मान भी कितना होगा? यही सेम टू सेम मान इसका होगा, यही सेम टू सेम मान इसका होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 360 माइनस एल्फा माइनस बीटा इक्वल आ गया है गामा के। इन दोनों को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है वह कितना होगा दोस्त? 360 डिग्री। तो इस प्रकार से इन तीनों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। ये शायद वहाँ दिमाग चले या ना चले, तो थोड़ा सा इसे भी याद करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करें। अब मैं क्या करूँगा, अब ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लगभग रेखाएं कोण के करा दिए हैं और मैंने आपको पीछे 2 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, जितना मैंने आज पीछे की जो 2 क्लास ली थी उसके अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है, उन कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, नए मैं खुद बना के करवाऊंगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर होंगे जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पीछे के जो साल है उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन, ओनली वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, नए मैं बनाऊंगा, नए मैं किसी किताब से। जो पीछे पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हमें यहाँ करेंगे। तो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको लिखवाऊंगा। अब देखो दोस्त, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो हमें बताना है कि कोण कितने डिग्री का है। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ये भी पूछा हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी इसमें पूछा हुआ है, सीजीएल परी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्त। ये संपूरक का 1/4 हो, दिया क्या हुआ है कि पूरक कोण किसी कोण का पूरक कोण क्या होता है? किसी मान लो कोण क्या है? मान लो कोण क्या है? थीटा है। मान लो कोण क्या है? थीटा है। तो पूरक कोण क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। यानी अगर थीटा है तो पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो गया, उसके संपूरक कोण का 1/4 है। यानी संपूरक कोण क्या होता है? अगर कोण थीटा है तो संपूरक कोण क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। कोण अगर थीटा है तो संपूरक कोण 180 माइनस थीटा, यानी संपूरक कोण का 1/4 हिस्सा है। संपूरक कोण का 1/4 हिस्सा है। तो इसको हम हल कर लेंगे, यानी 90 × 4 माइनस 4 थीटा और बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से सुनो, 180 से अगर ये गए तो यहाँ कितने बच गए? 180। यहाँ कितने बच गए? 180। अगर मैं इससे इसको काट दूं तो यहाँ कितना बच गया? 3 थीटा। अगर 3 थीटा का भाग दिया जाए तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? 60 डिग्री। तो इस प्रकार से क्या करना है? हल करना है। अब आगे की क्वेश्चन देखो, एक बार इसको नोट करो। अब दोस्त ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को एक बार देखो। यदि 2 संपूरक कोणों का अंतर
44 डिग्री है तो उन दोनों कोणों का योग बताओ। इस क्वेश्चन के दो मेथड बताऊंगा। देखो, पहला मेथड तो दो जो आप सभी लोगों को आता है वही मेथड मैं बताऊंगा। पहला तो जो आप लगभग सभी लोगों को आता है वही मेथड मैं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है तो उनका योग बताओ। जैसे मान लो अगर मैंने एक कोण अगर थीटा मान लिया, एक कोण अगर थीटा मान लिया तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। यानी अगर मैंने कोण को थीटा मान लिया, एक कोण को, इसका संपूरक कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका अंतर हमारे पास कितना है दोस्त? अंतर हमारे पास कितना है दोस्त? 44 डिग्री। अंतर कितना है दोस्त? 44 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अगर अंदर चला गया माइनस तो ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो 180 अगर उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और ये 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यानी 180 प्लस 44 बट्टा 2। 180 का आधा 90 और 44 का आधा 22। 90 और 22 कितने हो गए? 112। तो 112 क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 112 क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस प्रकार से निकालना नहीं है। अगर आप इस प्रकार से निकाल रहे हो, तो आपको लगभग लगेंगे, अगर आप मान लो कम से कम अगर मानो तो 15 सेकंड तो लगे जाएंगे, 15 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। 15 सेकंड तो इतना करने में नॉर्मल इंसान को लग ही जाते हैं, 15 सेकंड तो लग ही जाते हैं। लेकिन 15 सेकंड लगाने नहीं हैं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रख लेना, एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना दोस्त, जीवन में भी और इस क्वेश्चन में भी, जहाँ जितना टाइम देना हो उसे उतना ही टाइम दो। जहाँ जिसको जितना टाइम देना हो उसको उतना ही टाइम दो। जिसको जितने की आवश्यकता हो उसको उतना ही टाइम दो, वरना आपको पता ही है। अब आगे देखो ये कितना आ गया मेरे दोस्त? 112 आ गया। तो अब क्या होगा? जैसे ये इसको हम थोड़ा इजी करते हैं। ये मेथड तो आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको अब ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को देख के माइंड के अंदर ही आंसर निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन को देख के सीधा माइंड के अंदर ही आंसर निकाल लेंगे। वह आंसर कैसे निकालेंगे? यदि दो संपूरक कोणों का अंतर अगर 44 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। देखो एक बात आपको याद रखनी होगी, एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इस तरीके को नोट तो कर लो। नोट कर लिया? जल्दी से करो। अब देखो नोट हो गया होगा। अब देखो मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताता हूँ। वो क्या ट्रिक है, ध्यान से सुने। हाँ, वो ट्रिक लगभग सारों को आती है, लेकिन सारों को ये पता नहीं है कि क्या वह ट्रिक इसमें लग सकती है क्या। लगभग सारों को पता होती है, लेकिन ऐसा पता नहीं होता कि वह ट्रिक इस क्वेश्चन में भी लग सकती है क्या। वह कैसे होगा दोस्त? मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे अगर कहीं भी x प्लस वाही का योग दिया गया है आपको, x प्लस वाही मतलब a प्लस बी ले लो मेरे दोस्त। a प्लस बी का कहीं भी योग अगर x दिया गया है और a माइनस बी का योग माइनस अगर y दिया गया है, यानी दोनों का योग अगर x दिया गया है, दोनों का अंतर अगर y दिया गया है, तो जब भी x का मान निकालो तो x का मान होगा, जब भी a का मान निकालो तो a का मान होगा x प्लस वाई बट्टे 2, और जब भी b का मान निकालो तो b का मान होगा x माइनस वाई बट्टे 2। ये बात नोट कर लो। नोट कहाँ करनी है?
जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हो उस टेबल पर इस बात को नोट कर लो, क्योंकि ये चीज़ एक बार आप पढ़ लोगे याद भी हो जाएगी, लेकिन थोड़े दिन बाद में कहाँ क्यों कुछ याद नहीं रहता है। एक बार आप जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पर इसको चेप लो और उसके बाद में आइए आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी दो का योग अगर अक्ष है, किसी का उनका अंतर अगर y है, तो अगर a का मान हमें निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, b का अगर मान निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। मैं ये ट्रिक लगभग बच्चों को शायद तक पता थी, लेकिन मैं ये ट्रिक इसके अंदर यूज़ करूँगा। ये देखो कैसे यूज़ करूँगा, अब ध्यान से सुनो। यहाँ हमें अंतर 44 दिया गया है, यहाँ हमें अंतर 44 दिया गया है। योग का हमें पता होता है 180 डिग्री होता है, योग का हमें पता होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ क्या दिया गया है, अंतर हमें कितना दिया गया है 44 डिग्री। ध्यान से देखो, अंतर अगर 44 डिग्री दिया गया है, अंतर कितना दिया गया है 44 डिग्री दिया गया है, हमें मान कितना निकालना है a का, तो दोनों को जोड़ के क्या कर दो 2 का भाग लगा दो। हमें a का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी 44 और 180/2। एक बात याद रखो, ये लिखने का नहीं है, एक बात दिमाग में रखनी है कि यहाँ अंतर तो 44 दिया गया है, योग 180 होता है। हमारे पास अंतर 144 दिया गया, 44 दिया गया है, योग 180 होता है। यदि हमें a का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना पड़ेगा। 180 का आधा कितना होता है 90, 44 का आधा कितना होता है 22, 90 और 22 कितने हो गए 112। इस प्रकार से हमें सवालों को हल करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ दिया गया है अंतर 44 है, योग 180 होता है, 180 का आधा 90 और 44 का आधा 22, 90 और 22 112। ये ट्रिक इस प्रकार से फॉलो होती है और इस प्रकार से सवालों को हल करना है। वो तरीका हाँ सही है और टाइम भी कम लगा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो 2 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 44 दिख रहा है, इसका आधा 22, 180 का आधा 90, दोनों को जोड़ दो 112। इस प्रकार से आपको आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो।